हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे बीए प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट कर रहे हैं और उनके पास 6 सेमेस्टर के अंदर हिंदी डिसिप्लिन है, यानी कि हिंदी डिसिप्लिन आपने बीए प्रोग्राम में ली है और 6 सेमेस्टर में आपके पास साहित्य चिंतन का इस दौरान पेपर है। तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है, इसके इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट इस तरह से निकाले हैं कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे और आपको लगभग 9 क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। यानी कि 9 क्वेश्चन पेपरों को हम डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं एक चीज ध्यान से कि देखिएगा 6 सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं जिनके पास हिंदी डिसिप्लिन है, तो जिनके पास केवल साहित्य चिंतन का पेपर है, यहां पर साहित्य चिंतन का पेपर डिस्कस कराया जा रहा है। लेकिन जिनके पास देखिएगा 6 सेमेस्टर में ना अलग अलग भी पेपर होता है बहुत सारे कॉलेजों में, जैसे कबीर या प्रेमचंद एक विमर्श पे विभूतों का पेपर होता है 6 सेमेस्टर हिंदी डिसिप्लिन में। लेकिन जिनके पास साहित्य चिंतन है केवल वही इस वीडियो को देखें, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो साहित्य चिंतन में देखिएगा सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास इस वीडियो में 9 क्वेश्चन पेपर हैं और लगभग 3 क्वेश्चन पेपर हमारे पुराने सिलेबस पर आधारित हैं, यानी कि उसमें कुछ टॉपिक पुराने वाले हैं वो आपको मैं बता दूंगा। और फिर एंड में डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चनों को मिलाकर कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, अर्थात कौन सा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है जो आपको करना ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा सिलेबस के अंदर यहां पर दे रखा है फर्स्ट यूनिट। इस सिलेबस के अंदर टोटल जो है देखिएगा 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है साहित्य का स्वरूप। इसके अंदर देखिएगा साहित्य के स्वरूप को पूरा पढ़ना है और इसके अंदर आपको विविध दृष्टिकोण पढ़ने हैं। साहित्य और समाज का क्या संबंध है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य की प्रयोजनीयता, तो ये इसके अंदर टॉपिक हैं। देखिएगा साहित्य का स्वरूप और साहित्य के विविध दृष्टिकोण। तो देखिएगा साहित्य के विविध दृष्टिकोण में दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको कौन कौन से दृष्टिकोण पढ़ने हैं पहले से ही। तो देखिएगा समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, कलावादी दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण। तो ये हैं हमारे दृष्टिकोण, ये आपको पढ़ने हैं विविध दृष्टिकोण के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आया है इस आधार पर, दृष्टिकोणों के आधार पर, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। और साहित्य समाज के बारे में आपको पढ़ना है और साहित्य की प्रयोजनीयता, यानी कि साहित्य का क्या प्रयोजन होता है, क्या उद्देश्य होता है, वो यहां पर आपको बताना है। दूसरा यूनिट है रस पे। तो देखिएगा रस की परिभाषा, रस का स्वरूप और रस के अंग और रस के भेद, ठीक है। तो इस पर आपका क्वेश्चन आया है। देखिएगा जब अंग की बात आती है ना रस के, पहले मैं स्वरूप की बात बता देता हूं। तो देखिएगा स्वरूप के अंदर आपको सारा लिखना पड़ता है कि रस की उत्पत्ति किस प्रकार, मतलब कि परिभाषाएं किस प्रकार से दी हैं विद्वानों ने, रसों के बारे में किस तरह से बतलाया है वो आपको पूरा बताना है परिभाषा के रूप में। स्वरूप की जब मैं आएगा क्वेश्चन आएगा तो उस तौर पर मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आता है कि रस के स्वरूप पर विस्तार से बताइए, तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं। तो रस के अगर स्वरूप पे क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको सारी चीजें लिखनी होती हैं, लेकिन जो 9 रस हैं, 9 रसों के केवल स्थायी भाव लिख देने होते हैं और आपके स्वरूप आपका कंप्लीट हो जाता है। और स्वरूप के अंदर आपको यह भी लिखना होता है, ठीक है, विभाव, अनुभाव, आपका संचारी भाव और आपके स्थायी भाव, ठीक है। ये भी स्वरूप का आपका पार्ट है। तो अब देखिएगा इसमें एक है अंग और एक है भेद। भेद देखिएगा रस के 9 होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और रस के मतलब कि नवरस ही कहलाते हैं और 9 रस जो हैं भेद के रूप में ही हम बोलते हैं उन्हें। तो रस के जो हैं 9 भेद हैं, नवरस कहते हैं जिन्हें, ठीक है, वो आपको पता होगा। और अंग के अंदर देखिएगा जब बात आती है तो अंग होते हैं रस के 4। पहला अंग मतलब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ठीक है। तो ये 4 अंग हैं। मैंने आपको रस के बारे में पूरा बता दिया है, जिससे आपको आगे जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें भी मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिएगा तीसरा जो आपका इसमें सिलेबस का चैप्टर है, इसके अंदर भूमिका और महत्व है, यानी कि रचनात्मक भूमिका और महत्व की दृष्टि से आपको इसका अध्ययन करना है। और जिसके अंदर पहला टॉपिक है भाषा सौष्ठव और अगला है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति मतलब वही अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ठीक है, ये शब्द शक्ति के प्रकार हैं। अलंकार पढ़ने हैं आपको, शब्द और अर्था सारा विस्तार से पढ़ना है अलंकार के अंदर। और प्रतीक पढ़ना है, बिंब पढ़ना है, मिथक और फैंटेसी, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से वो मिथक और शब्द शक्ति है, ठीक है। और चौथा जो आपका यूनिट है इसके अंदर भी आपको भूमिका और महत्व भी पढ़ना है। इनका किनका, छंद का, लय और तुक का। छंद देखिएगा बहुत ही बड़ा टॉपिक है अपने आप में, जिस तरह से अलंकार है अपने आप में बड़ा टॉपिक, उसी तरह से छंद भी काफी बड़ा टॉपिक है। और लय और तुक छोटे छोटे टॉपिक हैं। लेकिन देखिएगा इसके अंदर अगर मैं चौथे यूनिट में बताऊं तो छंद तो काफी बड़ा चैप्टर है अपने आप में, तो लेकिन लय और तुक के अंदर मैं आपको बता दूं कि कौन सा आपको करना है, मतलब काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं तो इसमें क्वेश्चन, तो लय पर ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। छंद और लय पे मतलब काफी पूछता है कि छंद और लय की आपस में क्या भूमिका है काव्य के अंदर, ठीक है। तो देखिएगा ये जो महत्व और भूमिका वाला जो हेडिंग डल ली है ना तीसरे और चौथे यूनिट में, तो इसमें डायरेक्टली ना क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है
कि प्रतीक और बिंब की काव्य में क्या भूमिका है ये बताइए, या इनका महत्व क्या है। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछता है, या लय और तुक, लय तुक कम पूछता है, वो छंद और लय ज़्यादा पूछता है। ठीक है, और तुक पर क्वेश्चन कम आया है, वो आपको अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा देखिएगा क्वेश्चन पेपर, ये सन 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो देख सकते हो आपका पेपर कोड जो है 62057632 है। ठीक है, तो ये देखिएगा लिखा भी हुआ है यहाँ पर, साहित्य चिंतन बीए प्रोग्राम हिंदी CBCS डिसिप्लिन 6 सेमेस्टर। ठीक है, तो न्यू लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है आपका, 3 घंटे मिलेंगे और मतलब आपको, और 75 नंबर का ये आपका पेपर है। तो देखिएगा इसमें पहला ही क्वेश्चन कौन सा दे दिया, जो आपका पहला यूनिट का पहला ही मतलब वो है, यूनिट में पहला ही आपका सब टॉपिक। तो इसके अंदर पहला टॉपिक दे दिया, साहित्य की प्रयोजनीयता पर विचार कीजिए, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो देखिएगा साहित्य की प्रयोजनीयता की जब बात आ रही है, तो इसमें मुंशी प्रेमचंद का जो साहित्य का उद्देश्य नामक जो निबंध लिखा गया है, तो उसका भी आप इसमें सहारा ले सकते हो, बहुत अच्छा इसमें काम कर जाएगा, आप उसे पढ़ोगे। और भी इसमें चीज़ें आपको एडिशनल ऐड करनी पड़ेंगी इसे पढ़ने के लिए। तो प्रयोजनीयता पूछ रहा है कि साहित्य का क्या प्रयोजन होता है। ठीक है, वही सारा कुछ इसमें आपको बताना है। अब देखिएगा दृष्टिकोण आया है इसमें, तो दृष्टिकोण यहाँ पर समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेना, मतलब कि अगर प्रयोजनीयता आप नहीं कर पा रहे हो तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण में आप वही साहित्य और समाज का दृष्टिकोण किस प्रकार का है साहित्य को देखने का, मतलब वही सारी चीज़, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साहित्य समाज का दर्पण है वो ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए दृष्टिकोण शब्द आ गया है, पर लेकिन यही है कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के तौर पे आपको वही साहित्य और समाज के बारे में ही लिखना है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, रस का अर्थ बताते हुए उसके प्रमुख भेदों का परिचय दीजिए। अर्थ बताना है पहले रस का, फिर भेद बताने हैं। ठीक है, जो 9 आपके भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, रस की परिभाषा देते हुए रस के अंगों का परिचय दीजिए। ठीक है, रस की देखिएगा परिभाषा पूछ लिया है, और पिछले क्वेश्चन में भी रस का अर्थ पूछा है, दोनों लगभग बराबर ही हैं। उसमें अर्थ बताना है, यहाँ पर परिभाषाएं विद्वानों के अनुसार रस की क्या क्या हैं वो आपको बताना है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार प्रमुख है परिभाषा। और रस के देखिएगा अंग की जब बात आती है, तो मैंने आपको बताया 4 प्रमुख अंग, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और आपका स्थायी भाव। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। और अगला जो इसमें तीसरा क्वेश्चन है, शब्द शक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए किसी एक शब्द शक्ति की विस्तृत परिचय दीजिए। तो देखिएगा सबसे जो इम्पोर्टेंट है तीनों में, देखिएगा अभिधा को आप छोड़ दीजिए, अभिधा परीक्षा में इतनी ना पूछता है और ना आप लिखना। अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि किसी एक शब्द शक्ति पे लिखो, तो अभिधा लिख देना, क्यों अभिधा आसान होती है। लेकिन जब आप बाकी के आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें अभिधा आपको एक ही जगह मिलेगी, वरना हर जगह व्यंजना और लक्षणा को ही आपको बताना है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा व्यंजना पे पूछा है। ठीक है, जो व्यंजना शब्द शक्ति है। तो देखिएगा इसमें अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 3 अलंकारों का से उदाहरण आपको परिचय देना है। तो काफ़ी देखिएगा अलंकार पे ना, यही है कि अलंकार अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिस तरह से छंद है। तो देखिएगा छंद और आपका अलंकार और आपका रस, यही मतलब कि किसी काव्य का प्रमुख अंग होते हैं, और इनके बिना जो कोई भी काव्य होता है उसकी रचना करना असंभव होता है। तो यहाँ पर देखिएगा अलंकार पूछे हैं 3, और वो मैं आपको बता दूं। तो देखिएगा अर्था और आपका अर्थालंकार और शब्दालंकार। ठीक है, तो इसमें से आप 2-2, 3-3 अलंकार इस अच्छे तरह से अपना कवर कर लीजिए परीक्षा की दृष्टि के लिए। अब वो आपको देखिएगा इसमें काफ़ी अलंकार रिपीट होंगे, आपको उस आधार से ही पता लग जाएगा कि कौन से जो आपने अलंकार सुने हुए। देखिएगा श्लेष, यमक, अनुप्रास, ठीक है, पुनरोक्ति, उपमालंकार, ठीक है, अतिशयोक्ति कम आता है। तो मतलब अलंकार तो बहुत सारे हैं। अर्थालंकार के 22 से लेकर 27 अंदर मतलब प्रकार हैं अर्थालंकार के, और फिर आपका शब्दालंकार के अंदर भी हैं। ठीक है, तो पढ़ना तो बहुत सारा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ही आपको कवर करने हैं, इस बात का ध्यान रखें। जो मतलब कि शब्दा के 3-4 और अर्था के भी 3-4 अलंकार। ठीक है, जो आपने मतलब कि काफ़ी बचपन से सुनते आ रहे हो वही आपको कवर करने होते हैं, वही इसमें पूछ रहा है, आप आगे देखिएगा। तो देखिएगा इसमें चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में पूछा है काव्य और लय के परस्पर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर जो है काव्य और लय मतलब कि किस तरह से आपस में संबंधित हैं, और किस तरह से मतलब उनका कॉम्बिनेशन बनता है कि लय। देखिएगा एक प्रकार से आपको बता दूं, छंद मुक्त तो कविता हो सकती है, लेकिन लय मुक्त कविता नहीं होती, क्योंकि कविता का अर्थ ही है कि उसमें लयात्मकता होनी चाहिए, वो तभी तो कविता अपने आप में कहलाएगी। तो वही आपको इसमें बताना है, 15 नंबर में आपको लिखना है। और देखिएगा अगला क्वेश्चन है, काव्य में छंद के महत्व पर विचार कीजिए। तो वही मैंने आपसे कहा था, भूमिका, ठीक है, महत्व, ये क्वेश्चन आने ही आने। और यहाँ पर देखिएगा छंद और लय पूछा है। और चौथे यूनिट में एक टॉपिक और कौन सा था आपका, तुक था, तो तुक पर कम पूछता है।
तो किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी है, 5वें क्वेश्चन आया है। तो इसमें देखिएगा कह दिया साहित्य का स्वरूप मिथक, बिंब और आपका करुण रस। तो देखिएगा इसके अंदर जो रस आया है वो करुण रस पूछ लिया है, तो करुण रस आप अच्छे से अपना करना, क्योंकि करुण रस स्पेशली पूछा गया है। और हाँ, मैं ये बता दूं आपको कि इसमें कितने क्वेश्चन करने थे। तो इसमें देखिएगा ये डायरेक्टली इन्होंने लिख दिया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेपर है ये हमारा, ये सन 2019 का क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हो पेपर कोड अभी तक नए ही चल रहे हैं, हमारे नए वाले क्वेश्चन पेपर हैं सारे। अगला देखिएगा दृष्टिकोण पूछ लिया फर्स्ट क्वेश्चन में। इसमें पूछ रहा है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण साहित्य का इसमें पूछा है, 15 नंबर में लिखना है। और अगला पूछ लिया है साहित्य और समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है। वही जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में समाजशास्त्रीय पर पूछ रहा था, तो यहाँ पर समाज का दर्पण क्यों कहा गया है, वही आपको खूब विस्तार से लिखना है, साहित्य और समाज पर संबंध बताते हुए पूरा। ठीक है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ कवर करो ना करो, इसे 15 नंबर के लिए जरूर कवर कर लेना। ठीक है, 15 नंबर में ही आएगा। तो ये आपका हो गया साहित्य और समाज वाला। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार और करुण रस का सविस्तार परिचय दीजिए। तो देखिएगा श्रृंगार रस और करुण रस, करुण रस अब देखिएगा दूसरी बार रिपीट हुआ है। और रस के स्वरूप पर विचार करते हुए समझाइए कि ब्रह्मानंद सहोदर क्यों कहा गया है रस को। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा है इन्होंने। और ये देखिएगा ये स्वरूप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये रस का ब्रह्मानंद सहोदर पढ़ लेना, ये कहीं ना कहीं कोटेशन के अंदर हमें पढ़ना ही होता है, लेकिन स्वरूप पे क्वेश्चन बहुत बार आया है, काफ़ी बार आया है। अब देखिएगा इसमें पूछा है शब्द